नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मुखाग्नि। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी सौम्या की शादी थी और अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। सौम्या की माँ को गुजरे 2 साल हो गए थे। तब से रघुनाथ जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, गौरव, जिसकी शादी रघुनाथ जी ने 4 साल पहले ही की थी। आज उन्हें गौरव की शादी का वो समय याद आ रहा था जब शादी का सारा काम कब निबट गया और रघुनाथ जी को पता भी नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी मधु जी ने संभाल लिया था। कविता को बहू के रूप में पाकर सौम्या की माँ बहुत खुश थी। लेकिन समय बदला और गौरव और कविता का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए मधु जी ने अंतिम सांस ली। उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहू बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। रघुनाथ जी बोले, मधु तुम्हारे बगैर ये सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। मधु जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूटा जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और सौम्या मेरी बिल्कुल परछाई है। वो सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है अभी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। रघुनाथ जी आंखों में आंसू रोके मधु जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब जीवन उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज मधु जी को गए 2 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटी बहू ने किनारा कर लिया था। वे अब अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटी की शादी की चिंता में रघुनाथ जी बहुत कमजोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे वहाँ अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जोड़ा था उससे बिटिया की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। सौम्या अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वो काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता रघुनाथ जी को ही बनाना पड़ता था। सौम्या की शादी पक्की करके रघुनाथ जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे घंटों अकेले मधु जी की फोटो के सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करते रहते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें ये दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन रघुनाथ जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो सौम्या ने टोका, पापा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने। रुको मैं नाश्ता बनाती हूँ। रघुनाथ जी बोले, बेटी आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे जरूरी काम है। तेरी शादी की तैयारियां करने ही जा रहा हूँ। आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। रघुनाथ जी ये कहकर जल्दी से निकल गए। सौम्या वापस सोने चली गई। रघुनाथ जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोरबेल बजाई। सामने उनकी बहू कविता खड़ी थी। ओह पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? रघुनाथ जी खून का घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने मधु जी को वचन दिया था कि अब वे बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। कविता ने अंदर जाते हुए कहा, गौरव तुम्हारे पापा आए हैं। गौरव बाहर आया। अरे पापा, आप अंदर आइए ना, क्या बात है, सब ठीक है ना? रघुनाथ जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा, सौम्या का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि गौरव कुछ बोलता, कविता बोल पड़ी। देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसों के लिए यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में गौरव की आधी सैलरी चली जाती है। रघुनाथ जी का दिल भर आया। मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की जरूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आ जाओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे।
गौरव बोला, पापा आप चिंता ना करें, हम 1 सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। गौरव की बात सुनकर कविता ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ना 1 सप्ताह पहले न शादी के दिन। रघुनाथ जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि गौरव कविता के बगैर नहीं आएगा। वे चुपचाप उठकर चल दिए। गौरव ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं इसे किसी तरह मना लूंगा। रघुनाथ जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो सौम्या उनका खाने पर इंतजार कर रही थी। वे ना चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और सौम्या के सामने फूट फूट कर रो पड़े। सौम्या ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आते ना सही, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी, आप चिंता ना करें। रघुनाथ जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है, दरअसल बारात आएगी, अगर लड़की का भाई ही नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे, मैं तो इसीलिए उन्हें बुलाने गया था। सौम्या उन्हें समझाती रही, लेकिन रघुनाथ जी का तो दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रघुनाथ जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय सौम्या ने रघुनाथ जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है, आपकी हेल्प के लिए, किसी को रखने के लिए, वो आपके साथ ही रहेंगे, खाना बनाने कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई सब करेंगे, उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, आप चिंता ना करें। रघुनाथ जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, मेरे लिए किसी से बात मत कर, अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। सौम्या ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहाँ भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट होटल सब बुक कर दूंगी। रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन गौरव और कविता दोनों आए। रघुनाथ जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। सौम्या स्टेज पर बैठी थी। गौरव और कविता उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। रघुनाथ जी उन्हें देख रहे थे। गौरव ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा, तो रघुनाथ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इस पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। गौरव और कविता दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही रघुनाथ जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निबट गया था। रघुनाथ जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद हर्षित और सौम्या दोनों उनसे मिलने आए। हर्षित ने कहा, पापा चलिए, अब आप हमारे साथ रहेंगे। रघुनाथ जी बोले, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब हर्षित ने कहा, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे, तभी शादी होगी। सौम्या बोली, पापा जरूरी नहीं कि आप अकेले रहें, अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। हर्षित ने कहा, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए, आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है, यहाँ एक ही शहर में आप अकेले रहें ये नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। हर्षित और सौम्या जिद करके रघुनाथ जी को अपने साथ ले गए। रघुनाथ जी सोच रहे थे, बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दे दिया, क्या नियति है। ना चाहते हुए भी रघुनाथ जी बेटी और दामाद के साथ रहने लगे। सौम्या के सास ससुर ने भी रघुनाथ जी का पूरा पूरा ध्यान और देखभाल रखने की हिदायत हर्षित को दे दी थी। वे खुद भी फोन पर उनका हालचाल पूछते रहते थे। इसी तरह दिन गुजरने लगे, लेकिन रघुनाथ जी को एक बात मन ही मन सालती रहती थी कि उनका बेटा और बहू कभी भूले से भी ना तो मिलने आते और ना ही फोन करते। इसी दुख में रघुनाथ जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। दामाद ने काफी इलाज कराया, लेकिन फिर भी वो ठीक न हो सके और एक दिन हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। अब उनके दाह संस्कार की बात हुई तो सभी लोगों ने सलाह दी कि जब जीते जी बेटे ने पिता की सुध नहीं ली तो दाह संस्कार बेटे से क्यों करवाया जाए, सौम्या ही पिता को मुखाग्नि देगी। लेकिन ठीक उसी समय गौरव और कविता रोते हुए वहां पहुंच गए। शायद किसी ने फोन पर उन्हें रघुनाथ जी के देहांत की खबर दे दी थी। गौरव बहुत शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था।
गौरव को वहां देखकर सौम्या भरे गले से बोली, अब जब तुम आ ही गए हो तो पापा को मुखाग्नि तुम ही दो। आखिरी सांस तक वो तुम्हें याद करते रहे थे, लेकिन तुमने कभी भी मेरा फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ। अंतिम संस्कार का फर्ज बेटे का ही होता है। अगर तुम चाहो तो ये पहला और आखिरी फर्ज निभा सकते हो, लेकिन इससे पहले अपनी पत्नी से इजाजत ले लेना, क्योंकि अपनी पत्नी के अलावा तुमने आज तक कोई फर्ज तो निभाया नहीं। अपने माता पिता तक को तुमने कभी कोई अहमियत नहीं दी। सौम्या की बातें सुनकर गौरव और कविता की निगाहें शर्म से झुक गईं और गौरव धीरे धीरे चल पड़ा पिता को मुखाग्नि देने। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।